तुलाराम के नेतृत्व में ब्रिटिश को पहला चश्मा दिखाया। चाइना ने नेक्स्ट डे ही यूनिलैटरल सीज फायर करना पड़ा अहीरों की बहादुरी देके। अंग्रेजों को 47 से पहले जितना अहीरों ने लताड़ा, यानी हिंदुस्तान के चारों कोनों पे अहीर समुदाय के लोग रह रहे हैं। खेती करके देश को यहाँ तक लाने में बहुत योगदान रहा है। मैंने वीर अहीर लिखा हुआ मिलता है, तो क्यों न 120 वीर अहीर इसका टाइटल चेंज करके किया जाए। और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से इस समय मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ 50 साल के तजुर्बेकार डॉक्टर टीसी राव हमारे साथ हैं। अहीर की आवाज़ को धरातल से उठाने वाले और साथ में देश के लिए बहुत कुछ करने वाले हमारे साथ जो टीसी राव जी हैं, उनके साथ में बात करने के लिए आपको लेके आया हूं। किस तरीके से उन्होंने अपने जज्बे को, अहीर रेजिमेंट की आवाज़ को कंधे से कंधा मिलाकर भी उठा रहे हैं, उनसे सार्थक चर्चा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने ये मुद्दे मेरे साथ में डिस्कस करने के लिए आज मुझे मौका दिया और आप मुझे आपके दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं मेरी बात। सभी दर्शकों से भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आज जो बातें करेंगे हम, हर बातें स्टीक होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, एक सोल्जर की तरह बातें होंगी सारी की सारी। जी, दक्षिण हरियाणा को गढ़ माना जाता है, राजनीति यहीं से स्टार्ट होती है। और अगर मैं बात करूं, अहीर का बहुत बड़ा योगदान है। देश में बात करें, अगर मैं प्रदेश की बात करूं, बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार जो अहीर रेजिमेंट की आवाज़ आप सभी समुदाय के लोग उठा रहे हैं, क्या सरकार उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है? क्या सरकार गूंगी है या आपके सुर ढीले हैं? कहाँ पर कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आज हर यदुवंशी, हर भारतवासी जानना चाहता कि ये यदुवंशी, अहीर, यादव ये बार बार क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों एजिटेशन कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अहीर रेजिमेंट क्यों मांग रहे हैं। तो मांगने के साथ 3 बातें बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहला, राव तुलाराम जिन्होंने 1857 में एक बशीरपुर में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल बजाया, उनका विरोध किया, कर्नल जिराड को वहां पे मारा। 5000 अहीरों ने राव तुलाराम के नेतृत्व में ब्रिटिश को पहला चश्मा दिखाया कि अब समय आ गया हिंदुस्तान छोड़ने का। पहला, उन पे एक पुस्तक भी है जो 23 तारीख को रिलीज होगी। 23 तारीख को उनकी पुण्यतिथि आ रही, शहीदी दिवस है जी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा, हीरों की जो बहादुरी की जब बात करते हैं, 1857 से लेकर के 1962 तक, 1962 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था रजांगला की लड़ाई। रजांगला पास चुशुल से ऊपर चाइना बॉर्डर पर स्थित है, जहां अभी वहां बड़ा स्मारक भी बना हुआ है। उनमें उस लड़ाई के अंदर 120 लोगों ने 1310 चाइनीज को मारा। हमारे 114 लोग वहीं पे आखिरी गोली, आखिरी आदमी तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। -40 डिग्री टेम्परेचर में, ठंडे कपड़ों में, उनके पास में स्नो क्लोथिंग भी नहीं था। उनके पास में 303 की राइफल थी, सिर्फ बार बार कोक करना पड़ता है एक फायर करने के लिए, जबकि चाइनीज के पास ऑटोमेटिक वेपन थे। 1310 को मारा, 4500 की संख्या आई थी। उनके ऊपर 7 अटैक किए चाइना ने, हर अटैक को विफल किया। चुशुल एयरपोर्ट को उनके हाथों नहीं जाने दिया। चाइना ने नेक्स्ट डे ही यूनिलैटरल सीज फायर करना पड़ा अहीरों की बहादुरी देके। ये पुस्तक है अहीरों का रजांगला में बलिदान। ये पुस्तक मैंने ही लिखी है। इसमें भी बेस करता है अहीर रेजिमेंट की डिमांड का कि हमारे अहीरों ने इतना बलिदान दिया देश के लिए, आज़ादी से पहले, आज़ादी प्राप्त करते समय और आज़ादी के बाद में उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए। अब इसके बाद में दोनों का निचोड़, मैंने एक और पुस्तक है मेरी है, फॉरगॉटन वॉरियर्स, अहीर्स पीसफुल स्ट्रगल फॉर ए रेजिमेंट। इसमें मैंने एक एक मांग का अपना एक एक अंक दिया है। इसके अंदर मैंने किसने क्या क्या प्रयास किए हैं और हमें क्यों ये अहीर रेजिमेंट चाहिए। अंग्रेजों को 47 से पहले जितना अहीरों ने लताड़ा, जितना अहीरों ने उनका बहिष्कार किया, विरोध किया, इतना किसी कौम ने नहीं किया।
इसलिए उनको जो रिओर्गेनाइजेशन हुआ 48 में, उनकी ही कमांड में हुआ था, उनके ही जनरल थे यहाँ पे, उनके ही ऑफिसर्स थे, उन्होंने अहीरों को छोड़ के बाकी काफ़ी रेजिमेंटें दे दी, बिकॉज उनको पता था कि ये तुम्हें जूता दिखाने वाले हैं। उन्होंने तो हमें अपमान किया, उन्होंने हमें सजा दी, लेकिन आज़ादी के बाद में भारत सरकार का फर्ज बनता था इन यदुवंशियों का, महाभारत से लेकर आज तक जिनका इतिहास में कोई दाग नहीं है, वीरता के इतिहास में, उनको रेजिमेंट देनी चाहिए थी। आज पूरा अहीर समुदाय इस मुद्दे के पीछे लगा हुआ है, बार बार धरना पड़ता। पूरे इंडिया में अभी एक यात्रा चल रही है, अहीर पराक्रम यात्रा, रजांगला कलश यात्रा से बोल रहे हैं, और ये समय समय पे चलती रहती, जागृत कर रहे हैं हम। 26 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर आज। अगर मुस्लिम समुदाय से कोई दूसरे नंबर पे समुदाय है तो वो अहीर समुदाय है। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में देखो, कश्मीर में देखो, इधर गुजरात में देखो, उधर चले जाओ केरला, यानी हिंदुस्तान के चारों कोनों पे अहीर समुदाय के लोग रह रहे हैं। खेती करके देश को यहाँ तक लाने में बहुत योगदान रहा है। मैंने इस पर भी एक पुस्तक लिखी है, यदुवंशियों का योगदान भारत निर्माण में। तो पूरे समाज एकजुट हो रखा है, युवा खासकर अब हमारे साथ लगे हुए हैं। ये मान सम्मान की लड़ाई है। हम हक चाहते हैं लड़ने का, हम हक चाहते हैं जान गंवाने का देश के लिए, हम हक चाहते हैं देश के लिए मर मिटने का। वो भी हमें सरकार नहीं दे रही है। हमारे यदुवंशियों को मामला बहुत ऊपर तक पहुंचा हुआ है, सरकार भी जानती है, लेकिन बार बार एक वहां से जवाब आता है कि भाई 48 के बाद में हमने किसी भी कौम पे रेजिमेंट नहीं दी है। हमने कहा अहीरवाल रेजिमेंट दे दो, आप रजांगला रेजिमेंट दे दो, आप अगर अहीर रेजिमेंट देने में जाति का नाम ऐड होता है तो ये दे दो, हमें अहीरवाल रेजिमेंट दो। हमारे साथ में आप जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जैसे गुजर समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनको हमारे साथ में डाल दो, 10-10% डाल दो। मेजोरिटी जो शेयर है वो अहीरों का रखो, 80%। आज अहीर कुमाऊं के नाम पे लड़ रहे हैं, कंधे पे कुमाऊं लिखा हुआ है। 1963 के अंदर जब एक गीत आया था लता मंगेशकर, 1962 रजांगला की लड़ाई पे बना था वो, लेकिन उसमें भी अहीरों का नाम नहीं लिया उन्होंने। कहीं पंजाबी, कहीं सिख, कहीं मराठा, लेकिन अहीरों का नाम नहीं लिया, बिकॉज कंधे पे जब तक अहीर नहीं आएगा तब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा। यही हमारी लड़ाई है, आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। पूरा समुदाय एकजुट है। बात नेताओं की, नेता आप अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, लेकिन उनके पास में अपनी अलग प्रायोरिटीज हैं। मौका मिलने पे वो भी हमें साथ देंगे और देते आ रहे हैं सर। थैंक यू। राव साहब, आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, 7 देशों में आपका कारोबार भी चल रहा है। किस तरीके से मैनेज करते हो पर्सनल लाइफ को, अपनी इन संघर्षफुल लाइफ को? क्या क्या संघर्ष आपने किस तरीके से किए हुए, किस तरीके से युवा को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो संक्षिप्त में हमारे दर्शक जानना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आपके साथ डायरेक्ट रूप में नहीं जुड़ते, परंतु कहीं ना कहीं बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वहाँ पर क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ कहाँ आप खड़े हुए हो और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? धन्यवाद। बहुत रिलेवेंट सवाल है ये। मुझे पता था कि मोहित जी सवाल जरूर पूछेंगे मेरे से। देखो सर, मुझे 50 साल हो गए काम करते हुए। मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने 5 पीढ़ियाँ 200 साल देश की सेवा की है। मैं 5th जनरेशन था सेना में। मेरे एक ताऊ जी वीर चक्र 1965 की लड़ाई में जो शहीद हो गए थे। मेरे परिवार के 8 लोग 1971 की लड़ाई में मैदान में थे पाकिस्तान के खिलाफ। उस खून से मैं पैदा हुआ हूँ, उस परिवार में मैं पला बढ़ा हूँ। 7 कुमाऊं में इन्फेंट्री मैंने चूज़ की। 1962 की लड़ाई का इतिहास सुन करके मेरे दादाजी बताया करते कि 1962 में अहीरों ने रजांगला में जो बलिदान दिया उसका कोई आज मैच ही नहीं है। दुनिया की पहली 8 लड़ाइयों में से हिंदुस्तान की 2 आती है, 2 में से एक बैटल ऑफ रजांगला है। तो दादाजी से प्रेरित होकर के, मेरे पिताजी आर्टिलरी में थे, मेरे दादाजी कुमाऊं रेजिमेंट की पहले 490 हैदराबाद होती थी, उनसे प्रेरित होकर मैं कुमाऊं रेजिमेंट में गया। 7 कुमाऊं मेरी दूसरी माँ की तरह है। क्या नहीं दिया उन्होंने मुझे। मेरी एक पुस्तक है, मैंने उसमें सब कुछ अपना दिया है। ये तो उसका बहुत संक्षिप्त रूप है। बंकर से बिलियनियर तक एक सैनिक की सफलता की कहानी,
ये प्रेरणा स्रोत है उन युवाओं के लिए जो आज अग्निवीर में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर देम। मैं बचपन से ही ओवर टाइम करता आया हूँ। अब ओवर टाइम का मतलब मैं सबसे सीक्रेट बता दूं आपको सर, मैं 24 घंटे के 30 घंटे बना के काम किया जीवन के अंदर। दिन 24 घंटे का तो लोग कहते हैं, कैलेंडर भी यही कहता है, लेकिन मैंने उसको 30 घंटे के मैंने जिया है जब से मैं 5 साल का था। पढ़ाई के अलावा भैंस चराते थे, खेतों में जाते थे, खेती करते थे, अपनी माता जी की मदद करते थे, पिताजी फौज में थे। उसके बाद में 11वीं करके मैं सेना में भर्ती हो गया। स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ, हॉकी का प्लेयर था। पढ़ाई भी करना, अगेन मैंने कहा ओवर टाइम, खेतों में पशुओं को चराना, खेती करना। सुबह सुबह घास लेके स्कूल जाते थे, घास खोद के लाते पशुओं के लिए, फिर स्कूल जाते थे, तो वो भी ओवर टाइम था। सेना में जाकर के ओवर टाइम किया मैंने, 11वीं पास करके गया था। सेना की मेरी 24 साल की नौकरी, 20 साल मैं स्टूडेंट रहा सेना के अंदर, 24 ईयर्स मेरी टोटल नौकरी, और 20 ईयर्स में स्टूडेंट रहा। स्टूडेंट रहते क्या किया मैंने, सिपाही से भर्ती हुआ, आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए कमीशन था KCC, 2 साल की नौकरी के बाद में कर सकते थे, उसके लिए अटेम्प्ट किए मैं 2 बार। मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर 79 में पढ़ाई शुरू की मैंने, फिर MA इंग्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, MA मिलिट्री साइंस किया मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से, PhD किया देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैं GD सोल्जर से क्लर्क मरीमस्ट हो गया, अपग्रेडेशन किया मैंने कि आराम थोड़ा मिलेगा, मुझे समय मिलेगा, लिखाई पढ़ाई का काम करना पड़ेगा। फिर मैं पर्सनल असिस्टेंट बन गया, जनरल्स के साथ मैंने नौकरी किया जब पर्सनल असिस्टेंट। मिलिट्री अतिथि का PA बन के मैं काठमांडू गया, 4 साल की मेरी फॉरेन पोस्टिंग थी। आया, कमीशन लिया। जिस दिन कमीशन लिया था उस दिन डिसाइड कर लिया था कि TC राव ने फौज छोड़नी है। 8 साल नौकरी की ऑफिसर की मैंने, और मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया 2015 जुलाई को जी। उस दिन से लेके आज तक मैं, जब मेरे से पूछा गया क्यों फौज से प्रीमेच्योर ले रहे हो, मैं जनरल सर्विस कार्डर में था, बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी। बोला कोई भी फौज नहीं छोड़ता आपके कार्डर से। मैंने कहा मैंने समाज को देना है वापिस, जो आज तक समाज ने मुझे दिया है। जी। मैं कमांडेंट को कहा कि सर मैं समाज सेवा करूंगा। मैंने समाज से ग्रामीण उत्थान मेरा 2003 में मैं रजिस्टर करा, ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण मेरी NGO है, उसके तहत आज तक मैं काम कर रहा हूँ। मार्टियर्स फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन 2013 में मैंने रजिस्टर कराई, उसके तहत मैं पूर्व सैनिकों शहीदों के परिवारों का कल्याण कर रहा हूँ, जो मेरे से हो पाता है, जो मेरे पास लोग आते हैं। बिजनेस में मैं कहूँगा मैं 20% एफर्ट्स किए, 80% समाज सेवा में रहा मैं। लेकिन बिजनेस मेरा आज कई मल्टीपल फील्ड्स में, हमारे कई वर्टिकल्स हैं, टोल कलेक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइंस में भी हम हैं, वुड का भी, लकड़ी का भी व्यापार हम कर रहे हैं कैमरून से। अलग अलग फील्ड में हम आज के दिन बड़े बड़े डिफिकल्ट एरिया में हमने रोड बनाए, कारगिल जैसी जगह पे रोड बनाए हैं हमने। बिजनेस भी बढ़ा है, दोनों बेटे मेरे वो बिजनेस संभाल रहे हैं, और मैं अभी पिछले 7 साल से प्योरली बुक राइटिंग पे हूँ। जी। मेरा हर मिनट मैनेज होता है, घर में जाके पढ़ाई करना, रात सुबह उठ के पढ़ाई करना, किताबों का प्रूफ रीडिंग करना, लिखना, एडिटिंग करना, और मेरी टोटल अभी तक 80 बुक्स आ चुकी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं लिखता हूँ। मेरा पैशन है ये। जी। मैं वीडियोस बहुत बनाता हूँ, मोटिवेशनल, स्कूलों कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाता हूँ, और मैं वीडियोस मोटिवेशन के लिए बहुत बनाता हूँ। तो उसे ऊपर वाले ने बहुत सारा, दोनों बेटे मेरे नवनीत प्रताप सिंह दोनों बिजनेस संभाल रहे हैं। नवनीत की शादी एक्स मिस इंडिया साली भगत से हुई है। मतलब जिंदगी में जो चाहा वो मुझे मिला है। मैं शुक्र करता हूँ अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे क्या स्पिरिट दी, और भगवान ने मेरी हर बात को सुना है। जी। दोनों बेटों के, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी है। जी। बहुत प्रसन्न हूँ, एक एक मिनट समाज को मैं दे रहा हूँ आज। जी। राव साहब, भगवान कृष्ण के वंशज हैं आप, किस तरीके से शांति का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया है, कैसे अभी एक मुद्दा जो अभी जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, 120 वीर बहादुर का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग को लेकर बहुत दबाव डाल रहे हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को आगे करेंगे, कहाँ पे आंदोलन खड़ा है, कैसे आप अपनी आवाज़ को
सुदृढ़ करते हुए नाम बदलवा देंगे, क्या क्या है सर? देखो सर, रजांगला के शहीदों के लिए जैसे मैंने कहा, सेना में भर्ती भी उनके प्रेरित होके गया था उनसे। 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। कई जगह स्मारक बनवाए हमने जी। कई रोडों का नामांकन करा उनके शहीदों के नाम पे। गुड़गांव के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक स्मारक हमने बनवाया। फिर बात आई कि इस लड़ाई को हम कैसे जनता तक पहुंचाएं। 1920 में 2020 में हमने पहला मीटिंग बुलाया इसके लिए, जो फिल्म जगत से अहिर समाज से जो जुड़े हुए थे उनके साथ में सलाह मशूरा किया। मेरी पुत्र वधू साली भगत भी उसमें सम्मिलित थी। 2020 जुलाई में पहले हमारी मीटिंग हुई थी। उसके बाद में हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ढूंढ रहे थे। इन द मीन टाइम 2022 के लास्ट में रजनीश घई जी ने ये टाइटल अनाउंस कर दिया, क्योंकि उनके बड़े भाई कुमाऊं रेजिमेंट में थे, उन्होंने इंस्पायर किया कि इस पर मूवी बना लो यार, अच्छा सब्जेक्ट है। जब अनाउंस हुआ अखबार में आ गया, मैंने उनसे संपर्क किया। उस दिन से मैं टच में था कि भाई इस मूवी को आप बनाओ, मेरे से जो मदद चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, मैं फौजी अफसरों के साथ लगा दूंगा फ्री में। जवान चले जाएंगे आपके लिए, जहाँ ले जाओगे वहाँ पे, जहाँ अपने मास मिलिट्री एडवांस दिखाना है। तो ये मूवी बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की। मेजर शैतान सिंह के बेटे से उन्होंने NOC ली, साइन किया, एग्रीमेंट की उनके साथ में। जब मुझे पता लगा तब मैंने उनको चिट्ठी लिखी सितंबर 2024 में कि घई साहब अकेले पे बना रहे हो या पूरी लड़ाई पे बना रहे हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपने अकेले पे बनानी है तो ठीक है, अगर मूवी पे आप बैटल पे बना रहे हो, बैटल ऑफ रजांगला पे, तो इसमें 8 परमवीर चक्र हैं, परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन डिस्पैच। आपने 8 वीर चक्र के परिवारों से भी NOC लेनी चाहिए थी, उनसे क्यों नहीं ली? कोई जवाब नहीं आया। मैंने नवंबर में लीगल नोटिस भेजा उनके पास में, उनका जवाब दिसंबर में आया। गोलमोल जवाब दिया, नहीं हम न्याय करेंगे हीरो के साथ में, हमें अब जरूरत नहीं किसी से NOC लेने की। मेजर शैतान सिंह से ले ली। हमें उस दिन ही डाउट हो गया था कि ये बायोपिक बन रही है जी, ये रजांगला की लड़ाई पे नहीं बन रही, ये मेजर शैतान सिंह के ऊपर मूवी बन रही है। हमें डाउट हो गया था जी। उसके बाद में जब 5 तारीख को टीजर रिलीज हुआ इसका, 5 अगस्त को, जब मैंने टीजर देखा मुझे शौक लगा। मुझे नहीं, कंप्लीट समाज को, जिसने भी देखा होगा कि यार मूवी तो बैटल रजांगला के ऊपर है, हीरो का यदुवंशियों कोई नाम ही नहीं है। बायोपिक की तरह केवल मेजर शैतान सिंह जी को दिखाया। हमारे परम आदरणीय है, वो कंपनी कमांडर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, परमवीर चक्र भारत सरकार ने दिया, उनका हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन उनके साथ में जो लड़ने वाले थे उनका पराक्रम कैसे बढ़ा? उनके जवानों के कारण। उनका नाम इस मूवी में लिया नहीं उन्होंने, तो हमें बहुत महसूस हुआ। और मैंने इमीडिएटली उनके पास में एक शाम के टाइम व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि रजनीश घई जी, जो हमें डर था वही कर दिया आपने। इस टीजर में तो हीरो का नाम ही नहीं है जी, आपने क्या किया ये? 15 मिनट बाद में जवाब आ गया उनका, नहीं ये तो टीजर है, सिर्फ आप मूवी देखना। गोलमोल उसने जवाब दिया। मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, ठीक ही कह रहा है भाई, राइटिंग में दे रहा है मुझे, वो व्हाट्सएप मैसेज भी तो वैलिड है। नेक्स्ट डे उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। तब हमारा शक और गहरा गया। मैंने जो हमारे और लीडर्स हैं, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स, उनसे मैंने शेयर किया कि यार ये तो मुझे और डाउट बढ़ गया हमारा कि इसका मतलब हीरो का उसमें उचित प्रदर्शन उस मूवी में नहीं किया, उनका उचित पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको ठीक नहीं दर्शाया गया है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। जब हमने देखा टीजर के अंदर मेजर शैतान सिंह को LMG लेकर के दिखा रखा है। मेजर शैतान सिंह ऑफिसर्स को पिस्टल ऑथराइज होती है और उनके पास पिस्टल थी जी। तो उससे और झटका लगा कि यार वास्तव में ये तो एंटरटेनमेंट के लिए इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वो हम नहीं होने देंगे। हम 18 तारीख को खिड़कीदोला में धरना स्थल पर मिले, मीटिंग की। 22 को पूरे अहिरवाल में SDM को, DCs को हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम पे मैंने ड्राफ्ट किया था वो। उसके बाद में 22 तारीख को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हमने फिर 7 सितंबर को एक और मीटिंग बुलाई उसी धरना स्थल पे। हजारों लोग यदुवंशी, कम से कम 1000 गांवों से लोग अपने अपने टीम को लेकर के आए। सबने बड़ा प्रोटेस्ट अपना जाहिर किया, वहां पे मैसेज दिया। अब हमने चिट्ठी भी लिखवाई है, कोई 1 हफ्ता पहले उनका चिट्ठी भी लिखी हमने कि भाई 21 सितंबर को उस दिन फैसला लिया गया कि हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है
जिसमें मेरे ख्याल से 50,000 ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। जी पूरा अहिरवाल से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से सब लोग पहुंच रहे हैं। उनको सबको आमंत्रित किया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। कल इस पर चर्चा करेंगे। रजनीश घई जी को, फरहान अख्तर जी को हमने चिट्ठी के द्वारा रिक्वेस्ट किया कि साहब आप जो कहना चाहते हो 21 तारीख को धरना प्रदर्शन पे आप आ जाओ, या आप कहीं भी दिल्ली में हम जो 5-7 जो मुख्य लोग उनसे मिलो और आप अपना पक्ष रखो। जो हमें शक है, हमारे शक को दूर क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी 2 मांगे हैं। 120 बहादुर की बजाय, बहादुर का नाम आते ही नेपाली लगता है, 120 वीर अहीर। ये वीर अहीर का टाइटल 13 कुआं को भारत सरकार ने दिया है, कोई हमने आपने नहीं दिया है, समाज ने नहीं दिया है, रजनीश घई ने नहीं दिया, फरहान अख्तर ने नहीं दिया, ये भारत सरकार ने दिया था। उनके पराक्रम को देख करके रजांगला के युद्ध को, जलूरा में जिसपे एक अशोक चक्र मिला था सुविधा सुजान सिंह जी को, जलूरा की जो एक इंसिडेंट थी उसमें उनको वीर अहीर, अति सूरवीरों में सूरवीर, वीर अहीर ये टाइटल दिया हुआ है। 13 कुमाऊं के गेट के ऊपर भी वीर अहीर लिखा हुआ मिलता है। तो क्यों न 120 वीर अहीर इसका टाइटल चेंज करके किया जाए। 120 बहादुर बिल्कुल यदुवंशी समाज को एक्सेप्टेड नहीं है, इसका विरोध होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है हमारे बॉम्बे में हो। हम फरहान अख्तर जी के घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो 21 तारीख को साहब आपको भी मोहित जी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, कल आओ खिड़कीदोला धरना स्थल पे और वहां बातें होंगी, पूरा समाज होगा और इस पे हम विचार करेंगे। जी, युवाओं को किस तरीके से अपील करेंगे? बहुत संघर्ष आपने झेले हैं, किस तरीके से लाइफ को एक युवा वर्ग के लिए, चाहे वो किसी भी कौम का है, बिरादरी का है, भारतवर्ष के हर एक नागरिक को किस तरीके से देखते हैं, वहाँ पर आप अपना तजुर्बा किस तरीके से कहेंगे, वो अपनी सफलता को कैसे आप कुछ लाइनों में बताएं? सर, मैं युवाओं से मोटिवेशनल स्पीकर के ग्रुप पे जो स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, मैं मेरे ख्याल 4 लाख से ज़्यादा आज तक बच्चों से मिल चुका हूँ स्कूल कॉलेज में। वहाँ यही उनको कहता हूँ, बच्चों एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क, नॉट नॉर्मल हार्ड वर्क, ओवर टाइम। अगर आपको जरूरत है 3 घंटे पढ़ने की, घर में आप 6 घंटे पढ़ो। जो कंपटीशन नजदीक आता है, टेस्ट नजदीक आते, 7-8 घंटे पढ़ो। स्कूल में 6 घंटे रहते हो आप, फिर भी आपका 18 घंटे बचते। टाइम मैनेजमेंट करो आप। हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मैं युवाओं को बताता हूँ, और मैंने ओवर टाइम किया है। अपने आप पे भरोसा करो। अपने आप पे भरोसा का मतलब कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है, भगवान मेरे साथ है, जो भी मैं कुछ करूँगा भगवान मेरी मदद करेगा। आज का दिन मेरा है, मतलब एक एक दिन को आप काउंट करके मेहनत करो। आज लोग घंटे मान करके मेहनत करते हैं। टोटल उम्र एक्सपेक्टेड है 70 साल। अगर लड़का कोई 22 साल का है तो बची हुई जो एज है मल्टीप्लाई बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 24, इतने घंटे आपके जीवन में हैं। 1 घंटा भी वेस्ट हो गया आपका तो आपने बहुत कुछ खो दिया। 1 दिन भी वेस्ट हो गया, उसको रीगेन करो नेक्स्ट डे ओवर वर्क करके। ये और उसके बाद में ये 4 बातें जो बताई मैंने कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, भगवान ने आपको स्पेशल उससे भेजा है। आप किस घर में पैदा हुए वो मायने नहीं रखता। आप अगर गरीब में पैदा हुए और गरीब रहकर ही मरते हैं तो आपको ब्लेम करेंगे लोग, वो पाप होगा बहुत बड़ा आपसे। आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। युवाओं को बोलता हूं मैं, आज जो कर जाओगे आप कल इतिहास बनेगा, न्यूज़पेपर में छपेगा वो जी। कल जो बीत चुका उसको बिल्कुल परवाह मत करो, वो वेस्ट पेपर है, उस पर ना सोचना है ना उसके ऊपर चिंता करनी है। युवाओं को फिर मैं एक बार आपके माध्यम से मैं कहता हूं, हार्ड वर्क करो, अपने आप पे भरोसा करो। आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि आप जो करना चाहे वो करो, आपके अंदर वो सामर्थ्य। मैंने एक पुस्तक लिखी है, विजय मंत्र सफलता का रोड मैप। ये पुस्तक 500 पेज की है, हिंदी में है, इसका भी इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी आएगा। मैं इस पुस्तक में जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर के मेरी उम्र में पहुंच गया, पोता पोती हो गए, बड़ा परिवार हो गया, 2 भाई हैं, कैसे इकट्ठा रखे उनको, लास्ट में बच्चों में देशभक्ति कैसे डाले, हर बच्चे की प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया है इसके अंदर जी। और मैंने बताया है, हर गृहिणी को बताया है,
आप अपने बेटे को एपी अब्दुल कलाम बना सकते हो, आप अपने बेटे को योगेंद्र यादव बना सकते हो, परमवीर चक्र। आप अपने बेटे को मेजर शैतान सिंह बना सकते हो, जिसको परमवीर चक्र मिला। आप अपने बेटे को नरेंद्र मोदी बना सकते हो, जिन्होंने चाय बेचने से शुरू किया, राज देश के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में आज उनका डंका बजता है। तो ये मेरा संदेश है सब बच्चों के लिए, अपने आप पे भरोसा करो। जी, तो दोस्तों विषय तो कई हैं जिन पे काफ़ी तरीके की ऐसी वीडियो मैं समय समय पर आपको डॉक्टर साहब के माध्यम से देता भी रहूँगा। आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर मैं शुभकामनाओं सहित आपके ऐसे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा को लेते हुए मैं भी आज आपके पास आ गया। बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।